बसंती देवी समाज सेवा। सबको प्रणाम। मैं बसंती देवी हूँ, उत्तराखंड पिथौरागढ़ की रहने वाली। तो मैं पिथौरागढ़ गांव में रही और 12 साल में शादी होगी, उसके बाद विधवा होगी। तब फिर उसके बाद मैं अपने मायके आ गई। ससुराल मेला और खाकोट में हुआ, पोखरिया लोगों के वहाँ। वो 11 में पड़ता था जिस दिन शादी हुई। और उसके अच्छा हाँ, तो उसके बाद 2 साल 3 साल में जैसे ही बार पूरा किया और 1 साल की ट्रेनिंग की टीचर की। तो जैसे ही नौकरी लगी, 1 महीना 2 महीना हुआ था, ख़त्म हो गया। तो उसके बाद क्योंकि उन दिनों लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, पहले 4 पढ़ी मैं, 4 पास हुई, 5 का छमाही पेपर दिया और वार्षिक पेपर के लिए दूसरे स्कूल में नहीं जाने देते थे। कहते थे ये तो लड़कियां हैं, अब इनको तो घास काटना, लकड़ी काटना और घर का काम करना है, गाय भैंस पालने हैं, तो पढ़ लिख कर क्या करते हैं। तो शादी होगी तो उसके बाद वो लड़का ख़त्म हो गया। तो मेरी सास कहती थी कि इसने मेरे लड़के को तो इसने ही खाया। तो न वो बोलती थी, न खाना देती थी, कुछ भी वो नहीं करती थी। तब उसके 10-15 दिन होने के बाद अब मैंने सोचा कि कम से कम मैं माँ के पास जाऊँगी तो वो खाना तो देगी, बोलेगी तो सही, और मैं यहाँ क्या करूँ। तो मैं अपने दिगरा गांव में अपने मायके गई। उन दिनों तो न कपड़े न कुछ, 1 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े हुए, उन्हीं को लेकर। तो मेरे पिताजी तो बिहार पुलिस में थे, पहले तो आर्मी में थे, फिर बिहार पुलिस में थे। तो उनको पता चला तो वो फिर आए गांव में, हमारे दिगरा गांव में आए कि मेरी इतनी छोटी लड़की को ऐसा ऐसा हो गया करके। तब जब 2 रास्ते थे, एक रास्ते से तो मैं आई, दूसरे रास्ते से मेरे पिताजी मुझे देखने वहाँ आए, खाकोट आए। तो अलग अलग रास्ते से। और फिर मेरे सास से मेरे पिताजी ने कहा होगा मेरी लड़की कहाँ है, मैं उसको देखने आया हूँ, और उसकी तो इतनी कम उम्र में ऐसा ऐसा हो गया, पता नहीं कहाँ गई तुम्हारी लड़की, भाग गई होगी, चले गई होगी, हमको कुछ नहीं पता है, ऐसा करके। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अब मेरी लड़की अपने माँ के पास गई होगी, फिर मैं तो ऊपर के रास्ते आया तो शायद वो नीचे के रास्ते गई होगी। तो ऐसा करके फिर जब से मैं वहाँ से वहाँ गई, तब से क्योंकि एक ही लड़का हुआ, उनका भी वो ख़त्म हो गया, 3 लड़कियाँ हुई। और फिर मैं गांव में, अब हमारा पहले से ही लड़कियों का तो वही हुआ, घास काटना, लकड़ी काटना या खेती का काम करना और गाय भैंसों को पालना, ये काम। तो फिर मेरे चाचा, एक चाची के जो भाई था, तो उसकी लड़की का विकलांग पैर था, तो उन्होंने कौसानी, लक्ष्मी आश्रम कौसानी में वो आश्रम था, वहाँ पढ़ाने के लिए भेजा। तो उन्होंने मेरे से कहा बेटी नातनी, तुम अभी इतनी छोटी हो और अभी से ऐसे क्या काम करते हो, तुमको लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पढ़ने जाना चाहिए, ये वहाँ का पता है। और उन्होंने राधा दीदी का नाम दिया, वो वहाँ की उस समय मंत्री थी। और फिर उनको मैंने पत्र लिखकर भेजा कि मेरा ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा आ जाओ यहाँ तो लड़कियों के लिए और ये आश्रम खोला है, क्योंकि भारत आज़ाद के समय गांधी जी की शिष्या हमारी सल्ला बहन जी जो विदेशी थी, और तो कैथरीन हेलोनेम उनका नाम था। और जब वो आई भारत में, उन्होंने देखा कि यहाँ तो
महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं, इतनी मेहनत करती हैं और इनकी बुद्धि का विकास ही नहीं है। जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो मैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलूँगी और उनको मैं पढ़ाऊँगी। तो उन्होंने फिर बाद में लक्ष्मी आश्रम में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल लक्ष्मी आश्रम करके वो स्कूल खोला। तो उसमें पढ़ने लिखने का सब, अभी कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई और टीचर हैं, कोई नर्स हैं, इस प्रकार से वहाँ पढ़ाई लिखाई करके तो ये काम किया। जब मैं 2-3 साल दिगरा गांव में माँ के साथ रही तो उसके बाद गई तो वहाँ फिर उस समय तो मैं बड़ी हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में। तो दीदी ने कहा, बसंती अब तो तुम तो बड़ी होगी हो, 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग कर लो और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। तो 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर दीदी ने कहा, और मैं तो 1980 में गई वहाँ लक्ष्मी आश्रम कौसानी में। तो उन्होंने फिर उसके बाद और जब 1 साल की कताई बुनाई ट्रेनिंग के बाद फिर उन्होंने कहा कि जब लड़कियों को स्कूल भेजते ही नहीं हैं तो हम गांव में ही स्कूल खोलेंगे। तो बालवाड़ी गांव-गांव में खोली। तो मैं भी बालवाड़ी का काम करने लगी। तो सुआ खान में हरिजन गांव में मैंने उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए गई। कोई 9 साल की, कोई 10 साल की, कोई 8 साल की, कोई 11 साल की, ऐसी थी। तो गांव वाले कहने वाले हुए, ये तो इतनी बड़ी लड़कियां होगी, अब तो इनकी शादी करनी है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे, इनको तो घास ही काटना है, गांव का घर का काम करना है, खेती का काम करना है, तो पढ़ ले। तो मैंने उनसे कहा कि जिस दिन शादी करोगे, शादी की तैयारी हो जाएगी तो उस दिन शादी करोगे, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है तुम्हारे यहाँ, तो इसको स्कूल में पढ़ने दो। तब फिर वो आने लगे बालवाड़ी में। तो कम से कम 40-50 लड़कियाँ और छोटे छोटे लड़के भी आते थे। तो वो नाच गाना, कविता, कहानी, पढ़ना लिखना सब उनको हम सिखाते थे बालवाड़ी में। एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी चलाई। तो फिर उसके बाद हम साल भर में महिला मेला करते थे, और वो क्या है, बालवाड़ी का मेला, बाल मेला करते थे। तो डीएम एसडीएम को भी बुलाया दनिया क्षेत्र में। तो 200 गांव में जब बालवाड़ी खोली तो साल भर में जब हम बाल मेला करते थे, डीएम एसडीएम साहब को और पुलिस वालों को, थानेदारों को, सबको बुलाते थे, उनके माँ पिताजी लोगों को भी। तो उनका पढ़ना लिखना, गाना बजाना, नाटक, कविताएं, कहानियाँ सब माइक में इतनी अच्छी तरह बोलते थे, छोटे छोटे बच्चे भी। तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो देखो उत्तराखंड में ही, यहाँ क्यों बालवाड़ियाँ ये गांव-गांव में स्कूल खोल रहे हैं, और ये तो पूरे भारत में होना चाहिए। तब उन्होंने सरकार के द्वारा 20 साल तो मैंने दनिया क्षेत्र में बालवाड़ी का और महिला सशक्तिकरण के लिए वहाँ काम किया। तो उन्होंने फिर आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी खोली पूरे भारत में। तब हमको लगता है कि आश्रम के द्वारा जो हमने बालवाड़ी का काम किया, तो उसी के उससे तो आज मिनी आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी खुली है। तो हमारे और बहनों को, बेटियों को या बहुओं को रोज़गार मिल रहा है, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक पढ़ने लिखने लग गए हैं। अब उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। पहले तो लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे। ऐसे करके ये अच्छा लगता है। फिर और वो हमारे कौसानी क्षेत्र में इतनी परेशानी थी उन गाँव में। तो फिर राधा दीदी ने कहा मेरे से, बसंती जो काम तुमने दनिया क्षेत्र में किया तो उसको अब कौसानी क्षेत्र में करना है, कि यहाँ तो कोसी नदी सूख गई है और महिलाएं पूरा जंगल काट दे रही हैं, और इतने बड़े बड़े 15-16 कनखले लकड़ी के वहाँ रख के वो सड़ जाते थे, उनको फेंक देते थे और तब भी काटने में लगे रहते थे।
जब मैं फिर कौसानी आई, मैं गांव में गई, वहीं कौसानी के नीचे लेसाल गांव में 10 दिन गांव में जाकर कोई बहुएं नहीं मिली। तो फिर मैंने उनसे कहा, उनके सास ससुरों से, कि मैं 10 दिन तुम्हारे गांव में आ गई हूँ, कोसी नदी सूख गई है, तुम्हारी इतनी अच्छी खेती है, इतनी अच्छी सब्जी होती है, सब कुछ तुम कहीं से बाहर से मोल नहीं लेते हो, और जब पानी नहीं रहेगा तो हम कोई भी जिंदा कैसे रहेंगे? खाने के बिना तो 1 महीना 15 दिन तो जिंदे रह सकते हैं, पानी के बिना तो 1 दिन भी नहीं रहेंगे। जब कोसी नदी में पानी सूख गया है, अल्मोड़े में पानी नहीं जाने वाला हुआ, क्योंकि कोसी नदी नीचे हुई और अल्मोड़ा इतने ऊपर हुआ, तो वहाँ पानी नहीं हुआ। ऐसे तो सास ससुर जी कहने वाले हुए उनके, ये तो डीएम का कहना नहीं मानेंगे, तुम्हारा क्या मानते हैं? और सास लोग कहने वाले हुए, एक एक पसेरी भात खानी, एक एक पसेरी, अगर ये जंगल की लकड़ी नहीं लाएंगे, बाँझ नहीं लाएंगे, तो इनका क्या काम है? तो फिर एक दिन मैंने सोचा, 10 दिन में गांव में जाकर कोई नहीं मिले हैं, तो अब मैं जंगल के रास्ते महिलाओं से मिलूंगी। तो मैं फिर कौसानी से उसी रास्ते, जंगल के रास्ते ही गई मैं, तो रास्ते में मिल गई महिलाएं। तो मैंने कहा, अरे मैं 10 दिन तुम्हारे गांव में आई, तुम कोई मिले ही नहीं, आज मिल गए हो। तो हम ये करते हैं कि जब पानी नहीं रहेगा, तुम बताओ कि तुमने भाबर खरीदा है ज़मीन, जब पानी नहीं रहेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? खेती कैसे होगी? सब्जी कैसे होगी? गाय भैंस कैसे पालेंगे? क्या होगा? क्या तुम भाबर जाने वाले हो? नहीं रहोगे यहाँ? तो उन्होंने कहा कि दीदी ये बात तो हमसे किसी ने नहीं कही, एक हमें जो क्या काटते हैं, तो यहाँ तो ये सब पूरे इलाके में ऐसे जंगल काटते हैं। मैंने कहा, तुम मेरा साथ दोगे? तुम मेरा साथ दोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तो तुम्हारे गांव में संगठन, तुम्हारा संगठन मैं अभी बनाती हूँ, महिला मंगल दल, और कल से दूसरे गांव में जाएंगे तो वहाँ बनाएंगे, तो सब एक हो जाएंगे, तो हम जंगल बचाएंगे, पानी बचाएंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर और मैंने कहा, मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ, महिला मंगल दल बनाती हूँ, और ये दराती और रस्सी लेकर वापस जाओगे, काटोगे नहीं पेड़। फिर कल से न उनको कभी पूजा में जाने देने वाले, न शादी में जाने देने वाले, न कीर्तन भजन में जाने देने वाले, नहीं, रात दिन जंगल का ही काम काटने का। तो मैंने कहा कि जब जितनी ज़रूरत है उतना तो ठीक है, और तुम इतने 5-5, 10-10, 15-15, 20 बिल कनखले रख के जब सड़ जाते हैं उनको फेंक देते हो, तो तुम्हारी मेहनत तो पूरी और इसमें लग जाती है। फिर
जो बीमार होते हो तो पूरा पैसा लगता है, और तुमको इतना तो पता होना चाहिए जितनी ज़रूरत है उतना वो काम करना, और आपसी तालमेल अच्छा होना चाहिए। जब परिवार ही एक नहीं होगा, गांव ही एक नहीं होगा, तो आगे के जो बच्चे हैं वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो भाई लोग अपनी दुकान उकानों में बैठकर जुआ खेलना, शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, सब इस प्रकार, फिर गाली गलौज करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं तो वो कहेंगे देखो ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं ये, ऐसे करके। तो मैं उनसे कहती थी, भाई लोगों से, कि बूढ़े लोगों से कहती थी कि तुम अगर खेती का काम नहीं कर सकते हो, उनका सहयोग नहीं दे सकते हो महिलाओं का, तो कम से कम धार्मिक किताबें पढ़ो, धार्मिक किताबें पढ़ो, जो अखबार हैं वो पढ़ो, आपसी तालमेल अच्छा करो। तो ऐसे रहोगे तो आगे की पीढ़ी क्या बनेगी हमारी। तो इस प्रकार से उनको समझाया, और महिलाएं तो फिर उसी समय चले गई, और गांव में जाकर दूसरे दिन से फिर हम दूसरे गांव में गए, सब जगह संगठन बनाया। पर वो उनके पति लोग, उनके सास ससुर लोग मुझे भी गाली करते थे, डांटते थे, कहते थे ये तो और इसका तो घर बार नहीं है, ये आश्रम में रहती है और हमारे बहू को, हमारे लोगों को भड़का रही है, और ऐसे ऐसे करके। तो फिर उन्होंने, महिलाओं ने कहा दीदी और ये इनका बुरा मत मानो, ये ऐसे ही है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हम पूरा ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में महिला संगठन बनाएंगे। मैंने कहा मैं तो नेपाल भी गई, भूटान भी गई, बांग्लादेश भी गई और गढ़वाल में भी गई। पहले वहाँ भी जंगल काट के पानी की कमी हो गई थी, फिर उन्होंने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया, आज उनके वहाँ बहुत अच्छा पानी है। तो यही काम हमको भी करना है, संकल्प लेना है कि कोसी नदी के पास जाकर कि माँ आपने हमको बचाया, हम गंवार थे, हमने आपको ख़त्म किया, अब हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि अब हम जंगल, मैंने कहा चौड़ी पत्ती वाला जंगल नहीं काटना है, अगर तुमको लकड़ी चाहिए तो चीड़ का पेड़ काटना है, और हम एप्लीकेशन वन विभाग के उससे ले लेंगे, पैसा हम उनको नहीं देंगे। तो जो मकान बन रहा है या किसी की शादी हो रही है उसमें लकड़ी चाहिए तो हम उनको एप्लीकेशन देंगे और उनसे साफ कह देंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि उनका मकान बन रहा है इसलिए ये पेड़ चाहिए, उनकी शादी हो रही है तो उसमें लकड़ी चाहिए, और ऐसे करके तो मान गए। जो हमने फिर कोसी नदी में, कोसी से लेकर जहाँ से स्रोत था कोसी का, और वहाँ से संकल्प लिया। मैंने कहा सबसे तुम संकल्प ले लो, कहो माताजी लोगों कि आपने हमको बचाया, हम अज्ञान थे, हमने आपको ख़त्म किया, अब आज से हम कच्ची लकड़ी नहीं काटेंगे, बाँझ नहीं काटेंगे, आपको हम जिंदा करेंगे, आपको बचाएंगे, आप हमको बचाएंगी करके। तो 15 दिन की पद यात्रा की, वहाँ काटली से लेकर रामनगर तक, तो सबको हाथ में पानी रख कर मैंने कहा कहो कि हम अज्ञान थे, अब हमको जानकारी मिल गई है, हम आपको बचाएंगे। तो ऐसे करके जो 4 महिलाओं, फिर 2 साल में फिर मैंने गांव वालों से कहा बताओ अब क्या हो रहा है तुम्हारे इस इलाके में, दे रहे हैं कि नहीं, लड़कियों को शादी हो रही है नहीं, लड़कों की तुम पूजा पाठ और उसमें जा रहे हो कि नहीं शादी में। तो उन्होंने कहा दीदी अब तो बहुत अच्छा हो गया है, तो जब से आप आई हो अब तो हम मंदिरों में भी जा रहे हैं, पूजा में भी जा रहे हैं, शादी में भी जा रहे हैं, अब तो शराब पीकर हमको मारते डराते गाली गलौज भी नहीं करते हैं, सास ससुर भी अच्छे हो गए हैं, पति लोग भी अच्छे हो गए हैं। जब वो दुकानों में वो खेलते थे, मतलब जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, उनसे मैंने कहा भाई लोगों से, मैंने कहा बुजुर्ग लोगों से, बूबू लोगों आप काम नहीं कर सकते हो उनके साथ तो कोई बात नहीं, अपने धार्मिक किताबें और अखबार पढ़ो। और जवान लोगों से कहा भाइयों से, तो पति पत्नी का रिश्ता बराबर है, उनका काम और उसका व्यवहार, उनका संबंध भी एक है, तो वो काम कर रहे हैं तो तुम भी उनका साथ दो, तभी तो तुम्हारे जो बच्चे हैं आगे की पीढ़ी अच्छी होगी, उनको भी तो मार्गदर्शन देना है, उनको तो ज्ञान देना है।
ऐसे करके फिर उसके बाद जब मैं गांव-गांव में जाती थी, रास्ते से जा रही हूँ, वहाँ दुकानें हैं, वो तो उस समय अगर वह ताश भी खेल रहे हैं या बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे, दीदी आ गई, दीदी आ गई, ऐसे करके धार्मिक किताबें और अखबार पढ़ने लग जाएंगे, अच्छा व्यवहार करने लग जाएंगे। इससे गांव में इतना वातावरण इतना अच्छा हो गया। महिलाओं ने, जब महिलाएं फिर उन्होंने कसम खाई कि हम अब जंगल निकाल, तब से फिर और वहाँ न मार काट हुई, न लड़ाई झगड़ा हुआ, न कुछ, ऐसे करके वो आगे काम करने लगे। तो वहाँ के एक दैनिक जागरण वाले थे भाई हमारे और एक वकील साहब थे, और उन्होंने कहा कि हमारी दीदी बसंती दीदी पिथौरागढ़ ज़िले की है और हमारे क्षेत्र में इतने सालों से ऐसा काम कर रही हैं। लोग तो नेता लोगों के साथ मिलकर कहते हैं कि वो हमारे लोग हैं, उन्होंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, और उनको सम्मानित करो, ये करो, तो हमारी दीदी को क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने आगे को ये बढ़ाया था। उसके बाद मुझे भी बहुत जगह फिर सम्मान मिला। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये जो प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने मुझे सम्मानित किया, और उन्होंने तो 1 लाख रुपया भी दिया मुझे, और उसके लिए फिर ये पद्मश्री अवार्ड जो मिला, और इसमें भी इससे आगे भी का, और दिल्ली भी, बम्बई भी, पठानकोट भी, देहरादून भी, अल्मोड़ा भी, और लखनऊ भी, और पिथौरागढ़ में भी कितनी कितनी जगह ऐसे लोगों ने बुलाकर सम्मानित किया कि हमारे इलाके को और हमारे यहाँ आपने इतना अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा है। आज मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि यहाँ बुलाया, और यहाँ बुलाकर मुझे तो गुजरात में आपकी कंपनी को देखकर, आपका इलाका देखकर बहुत बढ़िया लगा। मैं तो चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ, तो मैं ये चाहती भी हूँ कि ऐसा ही जो यहाँ कंपनी खुली है हमारे उत्तराखंड में और पिथौरागढ़ ज़िले में, अल्मोड़ा ज़िले में, नैनीताल में, जहाँ जहाँ भी है, धारचूला और डीडीहार जहाँ भी है, कि वहाँ के लोग इधर उधर कहाँ न भागें, तो ऐसे काम करें। जैसे यहाँ आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि 7,000 लोग यहाँ काम करते हैं और नशा मुक्त हैं, मांस मुक्त हैं, इतना अच्छा समाज बनाया है, इतना अच्छा। मैं तो अपने दाजू को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। तो आपने हमारे ये भारत में सब जगह आपका सम्मान हो, और आपने जो स्थिति यहाँ बनाई है, लोगों को जैसे आगे बढ़ाया है, सबको बढ़ाना है, और हमारी देवभूमि उत्तराखंड और हमारा भारत महान बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये आपने हमको आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।